हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ेंगे मानव पोषण अर्थात ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसके आपके टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लगभग 100 क्वेश्चन से भी अधिक रहेंगे। यानी क्वेश्चन आपके 15 होंगे लेकिन जो इनके एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाएंगे आपको वो 100 क्वेश्चन से भी अधिक बताए जाएंगे। और ये सभी 100 क्वेश्चन या फिर टॉप 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे, साथ साथ ही जो एनसीईआरटी होती है उस पर आधारित होंगे। तो आप क्या करेंगे, एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ ले लेंगे ताकि इन एक्स्ट्रा पॉइंट को आप साथ साथ ऐड कर सकें। और ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं इनकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम से इस पीडीएफ को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते हैं। यानी कि जो मानव तंत्र होता है उसमें विटामिन का काम क्या नहीं होता, ये आपको बताना है। तो जैसे ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका वृद्धि में सहायक। तो जो विटामिन होते हैं ये वृद्धि में सहायक होते हैं, ये आपका एकदम सही होगा। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है कि उपापचय औषधि में सहायक की भांति। तो जो हमारी उपापचय क्रियाएं होती है या जिन्हें हम जैविक क्रियाएं बोलते हैं, तो इन क्रियाओं को करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन की। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। और आपकी जैविक या रासायनिक या फिर उपापचय क्रियाएं क्या होती है, तो जैसे हम पाचन करते हैं तो पाचन भी आपकी एक प्रकार से कौन सी क्रिया होती है, यहाँ पे उपापचय क्रिया ही होती है। उसी प्रकार से श्वसन भी कौन सी क्रिया होती है, आपकी उपापचय क्रिया। तो इन क्रियाओं को करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर होती है विटामिन की। यानी कि ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा आपका ऑप्शन सी में दे रखा है पाचन में सहायक। तो जो विटामिन होते हैं ये पाचन में भी सहायक होते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो आपको ऑप्शन डी दे रखा है ऊर्जा प्रदाता के रूप में, तो मैं आपको बता दूं कि जो एक प्रकार से विटामिन होते हैं ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा गया था कि मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते, तो ये क्या नहीं करते, आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो विटामिन होता है ये होता है क्या एक प्रकार से, तो ये होता है कार्बनिक यौगिक। कौन सा यौगिक होता है, ये कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक का अर्थ क्या होता है, जिनमें कार्बन मौजूद हो, यानी जिनमें कार्बन पाई जाती है उनको कहा जाता है एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं वो भी आपको याद रखना है। एक तो आपका विटामिन होता ही होता है, कौन सा यौगिक होता है, ये कार्बनिक। इनके अलावा एक होता है कार्बोहाइड्रेट और दूसरी होती है हमारी प्रोटीन। जो प्रोटीन होती है वो भी कौन सा यौगिक होती है, यानी कि कार्बनिक यौगिक। इसके अलावा होती है वसा यानी कि फैट। ये फैट भी क्या होती है, आपकी कार्बनिक यौगिक ही होती है। लेकिन जो विटामिन होता है ये ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन ये क्या करवाता है, आपकी जैविक क्रियाओं कराने में सहायक होता है। इसके अलावा जो हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है और वसा होती है, इनसे हमें क्या मिलती है, तो इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, इनसे क्या मिलती है, हमें एक प्रकार से ऊर्जा मिलती है। और जो आपका विटामिन होता है इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि जो विटामिन है उसकी खोज किसने की, तो ये भी आपको नोट करना है। जो विटामिन है इसकी खोज की थी सी फंक ने। तो सी फंक ने किसकी खोज की थी, विटामिन की, और कब की थी, सन 1911 में। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो विटामिन होता है इसका सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि विटामिन की थ्योरी किसने दी थी। तो उनका नाम भी आप नोट करेंगे, उनका नाम था हॉपकिंस। तो हॉपकिंस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन की थ्योरी दी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। यानी कि जो विटामिन ए होता है इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो यहां पर कमजोरी, ये विटामिन ए की कमी से नहीं होता। बालों का झड़ना, तो ये जो हमारा विटामिन बी5 होता है और विटामिन बी7 होता है उसकी कमी से हमारे बाल झड़ते हैं, यानी कि ये भी आपका नहीं होगा। और सेकंड दे रखा है आपका दस्त, तो एक प्रकार से जो डायरिया होता है उसमें होते हैं दस्त, तो विटामिन ए की कमी से ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा, यानी कि रात्रि अंधता। इसका अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से रतौंधी। तो जो विटामिन ए होता है इसकी कमी के कारण हमें कौन सा रोग होता है, तो वो होता है आपका रतौंधी। और ये कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रतौंधी का अर्थ क्या होता है, जब लगभग शाम को 6 से 7 बजे ही हमें दिखना बंद हो जाए, वही होता है एक प्रकार से रतौंधी। और जो विटामिन ए होता है ये हमारी आंखों के लिए काफी अच्छा होता है, यानी कि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हमारी आंखों में कहीं ना कोई इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि रतौंधी रोग। तो इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो विटामिन ए होता है इसका केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो जो विटामिन ए होता है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे।
इसके अलावा जो विटामिन ए होता है, इनके सबसे अच्छे स्रोत क्या होते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इनको नोट करते चलेंगे। जो विटामिन ए होता है, इसका सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है गाजर। क्या मानी जाती है? गाजर। अगर ऑप्शन में आपको गाजर देखने को नहीं मिलेगी तो आपको मिलेंगे एक प्रकार से हरी सब्जियां। जो हरी सब्जियां होती है वो सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है किसका? विटामिन ए का। तो गाजर हो जाएंगे आपकी, हरी सब्जियां हो जाएंगी। इसके अलावा जो सुनहरे चावल होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक प्रकार से गोल्डन राइस, तो जो सुनहरे चावल होते हैं उनमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा एक नोट और कर सकते हैं आप, आम। जो चौथा नंबर पे मैंने लिखा है आम, यानी कि सबसे बाद में पूछे जाने वाला होता है जो आम, एक प्रकार से विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी आपको? रात्रि अंधता। इसका अर्थ होता है एक प्रकार से रतौंधी। इनके अलावा भी कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि एक होती है क्रेटोमलेशिया, एक होती है जीरो पथलेमिया। तो ये चीजें भी आपकी क्या है? विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रात्रि अंधता। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है, कुछ विटामिन के कार्य पूछे जाते हैं कि विटामिन इनके अलावा और हमारी बॉडी में क्या क्या कार्य करता है। तो जैसे कि जो विटामिन ए होता है, पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि जो टीकाकरण के साथ बच्चों को दिया जाता है उसमें कौन सा विटामिन मिलाया जाता है। तो जब भी वैक्सीनेशन होता है यानी कि टीकाकरण होता है, तो बच्चों को टीकाकरण के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो वो होता है आपका विटामिन ए। इसके अलावा जो विटामिन ए होता है, ये क्या होता है? एक प्रकार से प्रति संक्रमण विटामिन होता है। कौन सा विटामिन होता है? प्रति संक्रमण, यानी कि एंटी इन्फेक्शन, यानी कि ये हमें इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। और किसको बचाता है मोस्टली? ये तो जो हमारी स्किन होती है यानी कि त्वचा। उसके अलावा थर्ड पॉइंट होता है जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको भी ये बढ़ाने में सहायक होता है। इसीलिए बच्चों को टीकाकरण के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो वो दिया जाता है एक प्रकार से आपका विटामिन ए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग वह भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से नष्ट हो जाता है। तो एक प्रकार से पॉलिश किए हुए चावल या फिर जो चावल को हम धोते हैं, तो धोने से कौन सा विटामिन आपका एक प्रकार से नष्ट हो जाएगा? यहाँ पे तो विटामिन होता है आपका वो बी। कौन सा विटामिन होता है आपका? विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका रासायनिक नाम होता है एक प्रकार से थायमिन। तो यहाँ पे आपका थायमिन एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग वह भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? थायमिन, जिसे बोला जाता है एक प्रकार से विटामिन बी। तो विटामिन बी जो होता है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है जब हम चावल को धोते हैं। तो हमें चावल लगभग नहीं धोने चाहिए, क्योंकि उस चावल से क्या निकल जाएगा? आपका विटामिन बी निकल जाएगा। इसके अलावा जो आपका विटामिन बी होता है, इससे एक इंपॉर्टेंट बीमारी पूछी जाती है, यानी कि डिसीज पूछी जाती है कि जो कौन सी होती है। तो जो विटामिन बी होता है उसकी कमी से एक प्रकार से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी रोग। और ये बेरी-बेरी रोग क्या होता है? तो एक प्रकार का जो लकवा होता है, यानी कि पैरालाइसिस। तो पैरालाइसिस या फिर लकवा होना ही क्या कहलाता है? आपका बेरी-बेरी रोग कहलाता है। और इस बेरी-बेरी रोग में क्या होता है? तो जो हमारी मांसपेशीय तंत्र होता है वो क्या होता है? एक प्रकार से प्रभावित होता है। साथ-साथ हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो भी क्या होता है? प्रभावित होता है। तो इन पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा जैसे कि ऑप्शन में आपको अदर ऑप्शन दे रखे हैं, तो उनको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन था थायमिन, तो ये तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई चावल को धोने से नष्ट होता है कौन? थायमिन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से विटामिन बी1। तो जो आपको ऑप्शन बी में दे रखा है एस्कोर्बिक एसिड, तो जो विटामिन सी होता है उसका रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड, और ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है पेराडॉक्सिन, तो जो विटामिन बी6 होता है उसका केमिकल नाम होता है यहाँ पे पेराडॉक्सिन। इसके अलावा जैसे कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा है फाइलोक्विनोन, तो जो विटामिन के होता है उसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। और जो विटामिन के होता है ये किसके लिए अच्छा होता है? तो ये एक प्रकार से रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है, यानी कि जो एंजाइम होते हैं उनकी सर्वाधिक संख्या किसमें होती है? जैसे कि आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंजाइम होते हैं ये करते क्या हैं। तो एंजाइम का मुख्यतः काम होता है पाचन करवाना। क्या करवाते हैं? ये पाचन करवाते हैं। और पाचन का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार से तो बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? एक प्रकार से आपका ये कहलाता है पाचन। और करवाते कौन है? ये
एंजाइम। इसके अलावा जो आपके एंजाइम होते हैं ये बने किससे होते हैं, तो एग्जाम में आपसे पूछ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं प्रोटीन के, ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो एंजाइम होते हैं ये किसकी तरह कार्य करते हैं, तो एंजाइम करते हैं एक प्रकार से उत्प्रेरक की तरह कार्य, यानी कि कैटलिस्ट की तरह कार्य, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है वो आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा, यानी कि सर्वाहारी में। सर्वाहारी का अर्थ होता है जो सभी खाता है, जैसे कि जो मांस खाता है, सब्जियां खाता है, यानी कि हर चीजों को जो खा लेता है वही कहलाता है आपका सर्वाहारी, यानी कि हर प्रकार के पोषक तत्वों को जो ग्रहण करे वह जीव होता है आपका सर्वाहारी। तो ये ना हर प्रकार के किसको ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों को, इसलिए ये इनके पास क्या है कि एंजाइम की संख्या अधिक होती है, क्योंकि हर प्रकार के एक प्रकार से पोषक तत्वों को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सभी एंजाइम किन में पाए जाते हैं, सर्वाहारी में पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन जो शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे जस्ट मैंने आपको बताया था जो प्रोटीन होता है उससे क्या बने होते हैं हमारे एंजाइम, जो एंजाइम होते हैं ये किसके बने होते हैं, आपके प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। इससे ये लॉजिक लगा लेते हैं हम कि प्रोटीन से किसका निर्माण होता है, यहाँ पे रुधिर का होता है या लसिका का होता है या हार्मोन का, तो यहाँ पे होता है एक प्रकार से एंजाइम का मुख्य रूप से। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, तो एंजाइम भी आपके अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती है या फिर एक प्रकार से कह सकता हूं मैं रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको ये क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं। तो आपका करेक्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। इसके अलावा मैंने बताया था कि एंजाइम बने किसके होते हैं, तो ये बने होते हैं एक प्रकार से प्रोटीन के। कार्य किसकी तरह करते हैं, तो कार्य करते हैं एक प्रकार से उत्प्रेरक की तरह। और मोस्टली क्या करते हैं, तो एक प्रकार से जो खाना जटिल रूप में होता है उसको किस रूप में लाते हैं, ये सरल रूप में लाते हैं। यही कहलाता है एक प्रकार से कि बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, क्योंकि जटिल से ये कहाँ ले जाते हैं इनको, सरल की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पिलग्रा होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा विटामिन B3। जो विटामिन B3 होता है इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी के कारण होता है पिलग्रा। और ये पिलग्रा होता क्या है, तो जो हमारी उंगलियां होती है, तो उंगलियों के बीच जो इचिंग होती है, यानी कि जो खुजली होती है एक प्रकार से, तो उंगलियों के बीच खुजली होना ही क्या कहलाता है, आपका पिलग्रा कहलाता है। तो ये किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B3 की कमी के कारण। इसके अलावा जो विटामिन B3 होती है इसका पूछ जाता है आपसे रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये भी आप नोट करेंगे। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है एक प्रकार से नियासिन। अगर आपको नियासिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलता है फिर, निकेटिक अम्ल, क्योंकि जो विटामिन B3 होता है इसको निकेटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। तो नियासिन या फिर निकेटिक अम्ल किसका रासायनिक नाम होता है, या विटामिन B3 का। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, पिलग्रा। और पिलग्रा का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से उंगलियों के बीच खुजली होना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख में डार्क अनुकूलन के लिए आवश्यक विटामिन के एक समृद्ध आहार स्रोत का नाम बताइए। मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि जो विटामिन ए होता है ये सबसे अच्छा किसके लिए माना जाता है, हमारी आंखों के लिए। और जो विटामिन ए था इसके मैंने आपको स्रोत बताए थे कि इसके स्रोत आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था वहां पर जैसे कि हरी सब्जियां, तो एक प्रकार से हरी सब्जियां ओनली ऑप्शन डी में है आपके, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको साबुत अनाज नहीं बताया था, मूंगफली नहीं बताई थी, टमाटर भी नहीं बताए थे, आपको बताई थी मैंने हरी सब्जियां। इसके अलावा क्या बताई थी मैंने आपको, गाजर। इसके अलावा मैंने बताए थे आपको आम, जो आम होता है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको सुनहरे चावल। तो जो सुनहरे चावल होते हैं जिनको हम बोलते हैं गोल्डन राइस, ये सभी विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और मैंने ये कहा था ये आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे हरी सब्जियां आपकी एकदम करेक्ट हो जाएगी, यानी कि मानव आंख में डार्क अनुकूलन के लिए आवश्यक विटामिन के एक समृद्ध आहार स्रोत का नाम बताइए। तो विटामिन जो ए होता है एक प्रकार से उसका समृद्ध आहार एक प्रकार से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हरी सब्जियां। और ये क्या होती है, तो हमारी आंखों के लिए एकदम अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आपसे आंखों में एक क्वेश्चन बनता है कि हमारी आंखों का कौन सा भाग है जिसे दान किया जाता है, आपसे ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो जो हमारी आंखों का कोर्निया भाग होता है, कौन सा भाग होता है, कोर्निया, इसे हम क्या करते हैं, तो हमारे आंखों के कोर्निया भाग को हम दान करते हैं। इसके अलावा इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पहले जो प्रकाश होता है वो आंख के किस भाग में प्रवेश करता है। तो प्रकाश भी सबसे पहले हमारा आंख का वो कौन सा भाग होता है जिसमें प्रवेश करता है, उसका नाम होता है एक प्रकार से कोर्निया। और इसे ही क्या किया जाता है, दान किया जाता है। और इस कोर्निया के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा माना जाता है, आपका विटामिन ए, जिसका सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पे दे रखा था आपको हरी सब्जियां। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य
संचरण का सबसे अच्छा तरीका है जो सब्जियों को संरक्षित रखने के लिए नियोजित किया जा सकता है। यानी कि वो कौन सा तरीका है जो हमारा एक प्रकार से खाद्य संरक्षण होता है, या फिर हम कह सकते हैं सब्जियां हैं उनको एक प्रकार से खराब होने से बचाता है, वो कौन सी आपकी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि निर्जलन। ये निर्जलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक जो क्या करती है, तो जो भी एक प्रकार से हमारा भोजन होता है उसको क्या रखती है, एक प्रकार से ताजा रखती है, या फिर हम एक प्रकार से कह सकते हैं जो सब्जियां होती है उनको ये ताजा रखती है। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारी सब्जियों को क्या रखा जाता है, ताजा रखा जाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो हमारी सब्जियां होती है वो क्या नहीं होती, एक प्रकार से खराब नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। ये भी आपका एएनएम 2021 का क्वेश्चन है, यानी कि आया हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुण्य संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित पहला मानव हार्मोन है। यानी कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूं डीएनए प्रौद्योगिकी होती है उसके द्वारा जैसे डीएनए को बनाया जाता है उसी प्रकार से कौन सा हार्मोन बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि इंसुलिन। जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है ये किस प्रौद्योगिकी द्वारा बनवाया गया था, एक प्रकार से डीएनए के द्वारा। और जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये पाया कहाँ जाता है आपका, तो ये पाया जाता है एक प्रकार से अग्नाशय के अंदर। कहाँ पाया जाता है आपको ये याद रखना है, ये अग्नाशय के अंदर पाया जाता है। और ये करता क्या है, तो जो हमारी एक प्रकार से रक्त शर्करा होती है, यानी कि जो ब्लड शुगर होती है, वो ब्लड शुगर कौन सी होती है, तो वो होती है एक प्रकार से ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को ये क्या करता है, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि उसको शर्करा के अंदर ये कन्वर्ट करता है, यानी कि इसको बदलता है। तो जो इंसुलिन होता है ये एक हार्मोन होता है, अग्नाशय में पाया जाता है, और ये क्या करता है, हमारा जो ब्लड शुगर होता है यानी कि ग्लूकोज होता है उसको एक प्रकार से ये परिवर्तित करता है किसमें, ब्लड शुगर में। तो यहाँ पे आपका यही क्वेश्चन था कि पुण्य संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्मित पहला मानव हार्मोन है, तो मानव हार्मोन कौन सा है, वो पहला जो निर्मित है यानी कि बनाया गया है, तो उसका नाम है इंसुलिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज बड़ी संख्या में इकाइयों से बना होता है। यानी कि जो सेल्यूलोज होता है एक प्रकार से ये किन इकाइयों से बना होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्लूकोज। जब कई सारे ग्लूकोज मिलते हैं तो ये कई सारे ग्लूकोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो ये करते हैं एक प्रकार से सेल्यूलोज का। किसका निर्माण करते हैं, ये सेल्यूलोज का। और ये सेलुलोज होती क्या है, तो ये एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है आपकी, एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होती है। और किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है आपकी, तो ये होती है पॉलीसेकेराइड। कौन सी होती है आपकी, पॉलीसेकेराइड। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ जाता है। इसके अलावा जो सेलुलोज होती है ये क्या करती है, तो जो हमारी प्लांट सेल की यानी कि पादप कोशिका की क्या होती है, एक प्रकार से कोशिका भित्ति, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो भी बनी होती है सेल्यूलोज की। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो हमारे पादप होते हैं यानी कि पौधे होते हैं उनका सबसे कठोर भाग किसे कहा जाता है, तो वो भी कहा जाता है सेल्यूलोज को। इसके अलावा जो हमारे पौधे होते हैं उनका सबसे मृत भाग कौन सा माना जाता है, तो पौधों का मृत भाग भी क्या माना जाता है, आपका सेल्यूलोज ही माना जाता है। और जो सेल्यूलोज होता है इसमें पानी की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें होती है पानी की मात्रा 0%। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो सेल्यूलोज होता है उसका मानव शरीर में पाचन नहीं होता, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो सेल्यूलोज बड़ी संख्या में किन इकाइयों से बना होता है, तो ये बना होता है एक प्रकार से ग्लूकोज से। जब कई सारे ग्लूकोज जुड़कर एक प्रकार से किसका निर्माण करते हैं, तो वो करते हैं सेल्यूलोज का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसका स्रोत कौन सा नहीं है, यानी कि क्या खाएं हम जिससे कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिलेगा। तो जो चावल खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जो बाजरा खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जो बादाम खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन जो हम चना खाते हैं चना के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं पाई जाती। इसमें भरपूर मात्रा में क्या होती है, एक प्रकार से प्रोटीन होती है। इसके अलावा जो हमारा विटामिन डी होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसे हम बोलते हैं एक प्रकार से शर्करा। क्या बोलते हैं हम इसको, शर्करा बोलते हैं। और आपको ये याद रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है लगभग 4.1 से लेकर 4.5 कैलोरी के बराबर। कितनी होती है आपकी, एक प्रकार से 4.1 से 4.5 कैलोरी, जब 1 ग्राम हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है किससे मिलकर बनी होती है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये बनी होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। और जो कार्बोहाइड्रेट होती है ये कितने अनुपात में होती है, यानी कि रेशियो में होती है, तो ये होती है 1:2:1 के अनुपात में। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसके और क्या क्या स्रोत होते हैं,
तो जैसे कि गेहूं होता है, ज्वार होती है, बाजरा होती है, इसके अलावा जितने भी फल होते हैं, इसके अलावा जो जूस होता है, इसके अलावा मिठाइयाँ होती है, ये सभी क्या माने जाते हैं? तो ये सभी माने जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका पाचन कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट होती है इसका पाचन कहाँ होता है? ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर होता है, और मुंह में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। और कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उसका नाम होता है टाइलिन। तो जो टाइलिन एंजाइम होता है मुंह के अंदर ही सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर और इसे किस में बदल देता है? तो ये बदल देता है ग्लूकोज में। ये भी आपसे पूछा जाता है। और जो टायलिन एंजाइम होता है ये किसका पाचन कर देगा? कार्बोहाइड्रेट का, उससे कन्वर्ट किस में कर देगा? ग्लूकोज में। लेकिन कितना परसेंट करता है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये करता है 70%। और 70% का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से आंशिक पाचन, या फिर मैं कह सकता हूं एक प्रकार से अपूर्ण पाचन। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण या फिर आंशिक पाचन कहां पर होता है? तो ये होता है हमारे माउथ के अंदर, यानी कि हमारे मुंह के अंदर। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका बाकी 30% बचता है उसका पाचन कहाँ होता है? तो उसका पाचन होता है हमारी छोटी आंत के अंदर, क्योंकि छोटी आंत के अंदर आप जानते हैं कि जो भी पोषक तत्व होते हैं उनका पूर्ण तरीके से क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद की मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती है? यानी कि जो शहद की मात्रा होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है फ्लोरा। ये एक प्रकार के कीट ही होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। इसके अलावा जो कीट्स होते हैं जितने भी, उनसे भी आपकी शहद की मात्रा एक प्रकार से हमें प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जितने भी ऐसे जीवधारी होते हैं जो हमें बीमारी पैदा करते हैं, उनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। लेकिन जो पशु वर्ग होता है, यानी कि जो जानवर होते हैं, उनसे हमें एक प्रकार से शहद की मात्रा हमें कोई प्राप्त नहीं होती, यानी कि शहद की मात्रा उन पर निर्भर नहीं करती है। जो फ्लोरा होता है, कीट होती है और बीमारी पैदा करने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं, इनसे तो हमें शहद की मात्रा मिल जाती है लगभग। लेकिन जो आपका पशु वर्ग होता है, यानी कि जो जानवर होते हैं, उससे हमें कोई किसी प्रकार की शहद नहीं मिलती। और शहद भी क्या थी आपकी एक प्रकार से? तो ये भी होती है एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट। और ये किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है? तो ये होती है एक प्रकार से फ्रक्टोज। कौन सी होती है आपकी? फ्रक्टोज, जिसे कहा जाता है एक प्रकार से फलों वाली शर्करा। तो फ्रक्टोज को ही कहा जाता है एक प्रकार से शहद वाली शर्करा। तो आपसे पूछा जाता है कि शहद वाली शर्करा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एक प्रकार से फ्रक्टोज को, और फ्रक्टोज को ही कहा जाता है फलों वाली शर्करा। और जो फ्रक्टोज होती है ये प्राकृतिक सबसे मीठी क्या होती है? शर्करा होती है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो आपका क्वेश्चन था कि शहद की मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये पशु वर्ग पर निर्भर नहीं करती है, बाकी सभी पर क्या करेगी? ये निर्भर करती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।